दूसरों से प्रभावित होना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब सब आपसे प्रभावित हों। इस दुनिया में सभी साधारण जन्म लेते हैं, सभी खाली हाथ आते हैं, तो फिर क्यों कोई इतना महान, इतना धनवान बन जाता है, जबकि अन्य अपना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इन सब के पीछे अगर हम ध्यान दें तो वो उनको ऐसा बनाने वाली होती हैं उनकी आदतें, ऐसी आदतें जो उन्हें सुपर सक्सेसफुल बना देती हैं। आज हम यही बात आपके साथ करने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपना विकल्प चुनते हैं। आप खुशियाँ चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अनिश्चितता चुनते हैं, आप अपनी सफलता चुनते हैं, आप अपनी असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए और अधिक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। यह आप ही पर निर्भर करता है, यह आप ही की सोच पर निर्भर करता है, यह आप ही के तरीके पर निर्भर करता है। तो पहली आदत जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनना क्या होता है? प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हैं, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं। इसका मतलब प्रोएक्टिव है। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को दोष नहीं देते, उनको ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल हैं। वे अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वे अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर मौसम अच्छा नहीं है तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। ऐसे स्थिति में वे मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं, जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपना जीवन स्वयं सुधारूंगा। ये सब बातें उसके द्वारा की जाती हैं। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है। वो कहता है मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता, काश ईश्वर ऐसा कर दे, ये सब दूसरे लोगों ने किया है। ऐसी बातें रिएक्टिव लोग करते हैं। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं और करते हैं उसके लिए वे खुद जिम्मेदार नहीं हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं, उन्हें हम दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं
जिन पर हम कुछ समाधान कर सकते हैं और जो चीज़ें हम नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन से होते हैं? अगर बात करें तो पहला भाग है चिंता का क्षेत्र, दूसरा प्रभाव का क्षेत्र। कह सकते हैं सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन 2 भागों में हम उनको बांट सकते हैं। जो पहले तरीके के लोग होते हैं, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने स्वास्थ्य पर, अपने बच्चों पर, अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं पर। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपना प्रयत्न सर्किल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम, इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों में खर्च करते हैं, प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। जो चीज़ें आपके बस की बात नहीं है उन पर चिंता ना करें, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ दोष दे सकते हैं। रिएक्टिव बने। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप अपने जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? शायद ये सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं अधिक बड़ी चीज़ों को गंवाना पड़े। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर ही लेकर जाएगा। हैबिट 2 आपके इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को दिखा सके जो अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते आप। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज़ का निर्माण, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण 2 बार होता है। पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, नक्शा बनाने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 जो आदत दूसरी की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल, इथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन का काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दशा है, क्या दिशा है और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने में, उन्नति के पथ पर ले जाने में, एक ऊंचे शिखर पर ले जाने में, जहां हम जाना चाहते हैं, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। हैबिट 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।
ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके पास आइडियाज़ को उस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाता है। इसके द्वारा आप अपने भाग्य को खुद लिखते हैं, आप अपने भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपके हैं, उन्हें आप स्वयं ही साकार करते हैं। तीसरी आदत के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि प्राथमिक चीज़ों को वरीयता दें। यदि आप सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे तो आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप काम की चीज़ें नहीं कर रहे तो आप अनावश्यक काम की चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पीछे ढकेलेंगी। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग डायरी में 50 काम लिख लेते हैं, जबकि शाम को जब उसको देखते हैं तो एक भी पूरा नहीं कर पाते। जब ज़रूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर फोकस कीजिए। ऐसा करने से ही जो आपके 50 काम आपने डायरी में लिखे थे वो पूरे हो सकते हैं। हैबिट नंबर 1 कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट 2 पहले दिमाग में चीज़ों को विजुअलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट 3 दूसरी क्रिएशन यानी कि फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस बात में हैबिट नंबर 1 और हैबिट नंबर 2 का समागम होता है और ये हर समय हर क्षण होता है। ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को डील करता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। हैबिट 3 लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, आपके वैल्यूज़, आपके रोल्स और आपकी प्रायोरिटीज़ ये क्या हैं? प्राथमिक चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक चीज़ें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हो। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज़ पर लगा रहे हैं। यदि हमारे पास प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी तो हम अपने समय को गंवाएंगे। होता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुला कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अपना कार्य नहीं है। जब हम अपने लिए नहीं सोचते हैं तो दूसरे लोग हमारे बारे में प्लान करने लगते हैं। कहा गया है इफ़ वी फेल टू प्लान देन वी आर प्लानिंग टू फेल। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही ये कोई शॉर्टकट है। ये कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। मैंने अक्सर देखा है माता पिता अपने बच्चों को उनकी शक्ति से नहीं आंकते, वो दूसरों की शक्ति से, दूसरे बच्चों की तुलना से अपने बच्चों को आंकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके भाग्य में सिर्फ दुख आता है। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेता है तो मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें कितना मज़ा है। इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं है। ये आपको पीछे धकेलेगा। जब हम नकारात्मकता की ओर सोचने लगते हैं, जब हम दूसरों को हराने के बारे में सोचने लगते हैं, तो सबसे पहला शब्द हराना हमारे दिमाग में चला जाता है। इसके अतिरिक्त आप विन विन सोच सकते हैं। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है।
विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हैं। इसमें सभी चीज़ें खाने को मिलती हैं और वे काफ़ी अच्छा टेस्ट देती हैं। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होनी चाहिए। यदि कोई इंस्टीट्यूट, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि मैं दूसरों से आगे ना निकलूं बल्कि अपनी तरक्की करूं, यानी विन विन स्ट्रेटजी का प्रयोग करता है, तो उसके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात है इंटीग्रिटी, यानी वफादारी, अपने वैल्यूज़, अपने कमिटमेंट्स और फीलिंग्स के साथ समझौता ना करना। दूसरा है मैच्योरिटी, परिपक्वता, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना। अपना सपना बताने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और दूसरों के विचारों और भावनाओं की कदर भी करना। तीसरा है एबंडेंस मेंटेलिटी। एबंडेंस मेंटेलिटी मतलब प्रचुरता की मानसिकता। इस बात में यकीन रखना सभी के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग आइदर और के टर्म्स पर सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। ये साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, ये रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशंस ये सोचते हैं कि इसमें मेरा भी भला होगा, मेरे एम्प्लॉय का भी भला होगा, मेरी टीम से जुड़े हुए सभी व्यक्ति का भला होगा, इस प्रोडक्ट से दूसरों का भी भला होगा, वो आगे बढ़ते हैं, वो बड़े महान बनते हैं। 5वीं आदत के बारे में अगर हम बात करें, हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले दूसरों को समझो और फिर अपनी बात समझाओ। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग समझते नहीं, समझाने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरी स्किल है। आप अपनी कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता बचपन से हमें ऐसा बोलो यही सिखाते हैं, लेकिन सुनना कैसे है, सुनना किसे कहते हैं, ये अधिकतर माता पिता नहीं सिखाते, जिसके कारण हम बात सुनते हुए जवाब देने की तैयारी में रहते हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं, फिर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक वॉचिंग और एक सी। हमारे कुलदीप सर अधिकतर बच्चों से ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड सी। तो बच्चे इसको बता नहीं पाते, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग में इस तरीके से नहीं सोचते कि वॉच और सी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन्हें सुनना नहीं सिखाया जाता। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछने हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से छनकर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना कर देखते हैं कि ये सही है या गलत। फिर मैं बता रहा हूँ, वॉच और सी में डिफरेंस है। सुनने में आप क्या सुन रहे हैं, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप ध्यानपूर्वक सुनें, और इसी वजह से आप दूसरों की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? ऐसे आप सोचने लगते हैं, अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो,
मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे वक्त में मैंने क्या किया था। ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारे की सारी बातें हमारे मस्तिष्क में चल रही होती हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाबों से ही दूसरों को सुनते हैं। आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। ये 4 तरीके से अगर ही आप जवाब देते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही होती है, आप उसको ध्यान से सुनते नहीं। सुनने के नियम हैं, लिसनिंग स्किल्स हैं, उन पर ध्यान देना होगा। तो जब हम चारों में से एक तरीके से सुनते हैं, वो तरीके ये हो सकते हैं। पहला, इवेल्युएटिंग या मूल्यांकन, यानी कि पहले आप जज करते हैं और उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं, जबकि दूसरा अपनी बात कुछ कहना चाह रहा है। दूसरा, प्रोबिंग, जांच, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। तीसरा, एडवाइजिंग, सलाह, आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। तीसरा है इंटरप्रेटिंग, यानी कि व्याख्या, आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में बुराई क्या है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब आप इसको इन चारों तरीके से सुनेंगे तो कैसे आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाएंगे, ये बहुत सोचनीय विषय है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपसे आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। दूसरों को बहुत ध्यान से सुनें, सुनते समय बीच में टोका टाकी ना करें। मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कम्युनिकेशन स्किल पर जोर देती हैं, हमारे प्रोग्राम कराती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी आदत के बारे में अगर हम बात करें तो हैबिट नंबर 6 है सिनराइज, तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझें तो 2 दिमाग एक से बेहतर है। 2 minds are better if both are not stupid। सिनर्जी करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। ये टीम वर्क है। ये खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढता है, पर ये यूं ही बस अपने आप में ही नहीं हो जाता। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होता है। ये पर प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में लाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। टीम की फुल फॉर्म पर अगर हम जाते हैं तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये सिनर्जी से हम एक साथ एक ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी हमें मिलता। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 1 + 1 = 3 और 6 और 60 या उससे भी ज़्यादा। जब लोग आपसे ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियाँ मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच में जो मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं? मैंने बताया 2 minds are better if both are not stupid। हम सिर्फ अपनी बात समझाने में लगे रहते हैं, हम अपनी बातों को महत्व देते हैं, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो कैसे एक टीम काम कर सकती है? फिर तो अकेले अकेले ही काम करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि टीम में जो काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। कई लोग एक रूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। यानी कि जब सबकी आप बात सुनेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला आपसे अच्छी बात जानता हो, उसके तरीके को अपनाएं, उसके तरीकों से राजी हों, उसकी बात से सहमति प्रकट करें। 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है
अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करें। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फिजिकल और शारीरिक, यानी कि फिजिकल कह लीजिए या शारीरिक कह लीजिए, एक ही बात है। अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। दूसरा सोशल इमोशनल में आ जाते हैं, सामाजिक भावनात्मक में आ जाते हैं, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल यानी कि मानसिक, पढ़ना लिखना, सीखना सिखाना। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक की अगर हम बात करें तो प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सौ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 आदतें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव आपका नेचर असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निज स्वार्थ फ़ायदा नहीं करता, आपको लाभ नहीं पहुंचाता। आप अच्छा फील करें, ऐसा आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ खुद को रीन्यू करने के लिए ज़रूरी वक्त निकालना है। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रीन्यू कर सकते हैं। ये हर काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे, अत्यधिक काम कर लेंगे, खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेलबींग से बेखबर यूं ही अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अपने स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन का स्वागत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन को गुजारते देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर है। ये लॉकडाउन के कारण आपको कुछ छुट्टियां मिली हैं, कुछ आप घर पर अपना समय बिता रहे हैं, इसमें रिन्यू हो जाइए। ये अवसर देता है खुद को रिचार्ज करने का। बस ज़रूरत है डिज़ायर यानी कि इच्छा, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल मतलब कौशल की। तो इन सब पर यदि आप ध्यान देते हैं, किसी ने कहा है कि यदि मुझे 20 मिनट पेड़ काटने के लिए दिए जाएँ तो मैं 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अपनी आरी तेज करूँगा ताकि पेड़ों को आसानी से काट सकूँ। ये हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम जिस भी कार्य में हैं, जिस भी शोबे में हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें शार्पन द सौ होना चाहिए। उसमें आपको अपने अंदर नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जब नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, नई नई चीज़ों को हम सीखते रहते हैं तो हमारा जीवन आनंद में बना रहता है। मेरे प्यारे साथियों, निश्चय ही कोई भी व्यक्ति इन 7 आदतों को, पहली आदत प्रोएक्टिव बने, दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, तीसरी आदत पहली चीज़ पहले रखें, चौथी आदत जीत वाली, सबकी जीत के बारे में सोचने की, पांचवी आदत पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की, छठी आदत सिनर्जी का प्रयोग करें और सातवीं आदत अपनी आरी को तेज धार दें को अपनाकर, इन 7 आदतों को अपनाकर अपने जीवन में महान उपलब्धियां पाकर अपना जीवन और अधिक सफल बना सकता है। इन 7 आदतों की वजह से पूरे विश्व में अनेक लोग आज उच्च पद पर आसीन होकर गौरवमयी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन आदतों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।